Welcome guys to your own YouTube channel Shades of Biology, and this is the rapid revision series through which you can learn, revise and master the entire chapter with the help of just few questions. And for this particular video, I have taken the chapter Molecular Basis of Inheritance, very important chapter for NEET perspective, and there are total 15 questions. So let's get started. So the first question over here is, which of the following organisms has 4.6 into 10 raised to the power 6 base pair in its genetic material? Options are given below, and just pause the video, take your own time and guess the right answer. So the correct answer is A, Escherichia coli. So the correct answer is Escherichia coli. तो Escherichia coli के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? 4.6 into 10 raised to the power 6 बेस पेयर होते हैं. Let's just see the explanation of this particular question. इस particular question के explanation के लिए हमें जाना पड़ेगा क्लास 12th NCERT लेटेस्ट एडिशन, और उसके पेज नंबर हमें किस में जाना पड़ेगा? 80 में जाना पड़ेगा. वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो बैक्टीरियोफेज होता है, जो कि बैक्टीरिया को, एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है, उसका नाम है 5 into 174. उसके अंदर टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं. वन थिंग आई आल्सो वांट टू मेंशन ओवर हियर इज कि जो ये 5 into 174 होता है, इसका जो ये जेनेटिक मटेरियल है वो एक डीएनए है. डीएनए जेनेटिक मटेरियल है इसका, मगर इसका जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है. रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि ये जो 5 into 174 है ये एक बैक्टीरियोफेज है. बैक्टीरियोफेज कौन होते हैं? जो कि बैक्टीरिया को, एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर क्या करते हैं, उसको एज अ होस्ट ट्रीट करते हैं. और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, उसके जेनेटिक मटेरियल में 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं. यू कैन सी ओवर हेयर इज कि यहाँ पे क्या लिखा है? न्यूक्लियोटाइड लिखा है. और अगर न्यूक्लियोटाइड लिखा है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो कि डीएनए है, वो कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड है. आई होप यू विल रिमेंबर दैट. इसके बाद बैक्टीरियोफेज जो लैम्डा है, अगेन एक और बैक्टीरियोफेज है जो कि बैक्टीरियोफेज लैम्डा है, जो कि बैक्टीरिया को अपना शिकार बनाता है. मगर इसके जो आपके पास में कितने बेस पेयर हैं इसके पास में? 48502 बेस पेयर है. तो इसका जो डीएनए हो गया वो कैसा हो गया हमारे पास में? इसका डीएनए हो गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया, राइट. और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो कि हमने दिया था एस्चेरिचिया कोलाई के लिए, कितने बेस पेयर हैं? 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर है. तो अगेन इसका जो डीएनए कैसा हो गया? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया बैक्टीरिया का, एस्चेरिचिया कोलाई का. और ह्यूमन के हैप्लॉइड सेट में डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं? 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर होते हैं. तो ह्यूमन के डिप्लॉइड सेट में कितने बेस पेयर हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बाई 2, 6.6 × 10⁻9 बेस पेयर. तो स्पर्म और ओवम में कितने आपके पास में बेस पेयर होते हैं? वो होते हैं हैप्लॉइड सेल में 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर, मगर एक डिप्लॉइड सेल में कितने होंगे? 6.6 × 10⁻9 बेस पेयर. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आया. Let's move on to the second question. So the second question over here is, which of the following statement is incorrect? You have to find the incorrect statement. Just pause the video, take your own time and guess the right answer. So let's go through all the statements over here is, और देखते हैं उसमें से कौन सी statement incorrect है, right? So the first statement says that tRNAs are specific for each amino acid. Yes, this statement is correct. This statement is correct. तो ये वाली स्टेटमेंट कैसी आपके पास में? करेक्ट है. हमारे पास जितने डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं उनके लिए हमारे पास में डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? tRNA होते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. Next statement is, there are no tRNAs for the stop codon. Yes, this statement is also correct. Stop codon के लिए कोई भी tRNA नहीं होता. और stop codon कौन से होते हैं? I hope you all remember that. UAA, UAG and UGA. These three are the stop codon. और इनके लिए कोई भी क्या नहीं होता? आपके पास में tRNA नहीं होता. Let's move to the third statement. tRNA has an anticodon loop that has bases complementary to the code. Yes, this statement is also correct. tRNA के पास में, अभी हम tRNA का स्ट्रक्चर देखेंगे नीचे, इसके पास में एक एंटीकोडोन लूप होता है, और इसके पास जो एंटीकोडोन लूप होता है उस पर बेसिस जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. किसके? mRNA के कोडोन के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज डी. यस, डी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है. लेट्स सी कि डी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट क्यों है. द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ tRNA इज अ कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक लाइक्स अ क्लोवर लीफ. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. यहाँ पर
क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता उसका कॉम्पैक्ट में, उसका स्ट्रक्चर होता है इन्वर्टेड एल की तरह, इन्वर्टेड एल की तरह। एंड इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 98 में, लेटेस्ट एडिशन में क्या लिखा हुआ है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का वो एक कैसा दिखता है, क्लोवर लीफ लाइक दिखता है, और उसके एक्चुअल स्ट्रक्चर में 3D स्ट्रक्चर में, तो ये वाला स्ट्रक्चर कैसा है, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है, 3D स्ट्रक्चर है, और 2D स्ट्रक्चर में कैसा दिखता है, ये दिखता है क्लोवर लीफ लाइक, और एक्चुअल 3D स्ट्रक्चर में कैसा दिखता है, उल्टे एल की तरह, इन्वर्टेड एल की तरह दिखता है, राइट। तो जस्ट बिलो यू आर एबल टू सी दैट कि ये है आपके पास में टीआरएनए का 2D स्ट्रक्चर, और इसके अंदर ये कैसा दिखाई दे रहा है हमें, ये हमें दिखाई दे रहा है क्लोवर लीफ लाइक, और इसके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में, इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में, इसके वर्किंग फॉर्म वाले स्ट्रक्चर में जो कि एक 3D स्ट्रक्चर है, राइट, ये हमें कैसा दिखाई देता है, यह हमें दिखाई देता है इन्वर्टेड एल की तरह। सो आई जस्ट होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। So the third question says that in tailing, how many adenylate residues are added at the 3' end in the template independent manner? So this is the question for you, the third one. Take your time, pause the video and guess the right answer. Okay. So the correct answer over here is D. So the correct answer over here is D. अब जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होते हैं, उसमें 3 स्टेप होते हैं। उसके अंदर सबसे पहला स्टेप होता है कैपिंग, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है टेलिंग, और लास्ट वाला स्टेप हमारे पास में क्या होता है, स्प्लाइसिंग होता है। ये 3 स्टेप के अंदर होता है जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होते हैं, और इस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में क्वेश्चन के अंदर दिया गया है किसके बारे में, टेलिंग के बारे में पूछ रहा है वो। तो टेलिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टेलिंग के अंदर 3' एंड पर जो HNRNA होता है, हेट्रोन्यूक्लियर RNA होता है, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनती है जिसमें इंट्रोन एक्सॉन्स होते हैं, उसके 3' एंड पर हम लोग 200 से लेकर 300 तक एडेनाइन ऐड करते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, किस मैनर में ऐड करते हैं, एडेनाइन ऐड करते हैं टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में ऐड किया जाता है। और ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में ऐड करने के लिए यहाँ पर जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो आपके पास में होता है पॉली ए पॉलीमरेज। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। तो पॉली ए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है, मगर हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं जो जनरली टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में काम करते हैं, जैसे कि DNA पॉलीमरेज, जैसे कि RNA पॉलीमरेज। ये सारे पॉलीमरेज किस पे काम करते हैं, टेम्पलेट के डिपेंडेंट मैनर में काम करते हैं। इनकी कोई टेम्पलेट होती है जिसका इस्तेमाल करके नीचे DNA का फॉर्मेशन करते हैं या फिर RNA का फॉर्मेशन करते हैं, मगर ये एक ऐसा एंजाइम है जो कैसे काम करता है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है, टेलिंग में काम आता है, और कितने एडेनाइन को जोड़ देता है, 200 से 300 एडेनाइन को जोड़ देता है। एंड हियर इज द एक्सप्लेनेशन विच इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 95 ऑन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ NCERT कि कितने 200 से लेकर 300 3' एंड पर टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में ऐड कर देता है। एंड अगेन एंजाइम का नाम क्या था, एंजाइम का नाम था पॉली ए पॉलीमरेज। आई जस्ट होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the question number 4. Very interesting question. The proposition and deciphering of genetic code were most challenging and it does not require the involvement of. Ab, this is the 4th question for you. Take your own time and guess the right answer. No. Now, the correct answer over here is B, molecular biologist. Now, अब जेनेटिक कोड आपके पास में, आपको पता है, एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ट्रांसलेशन के टाइम पर इस्तेमाल होती है, राइट। इसको डिकोड करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग और डॉन्टिंग टास्क था। इसके अंदर हमें काफ़ी सारी फील्ड के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत लगी, जैसे कि जेनेटिस्ट हमें लगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट लगे, केमिस्ट हमें लगे, बायोकेमिस्ट हमें लगे, फिजिसिस्ट भी हमें लगे, फिजिसिस्ट, राइट। तो इतने सारे डिसिप्लिन के हमें क्या चाहिए थे, साइंटिस्ट चाहिए थे, मगर NCERT के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के बारे में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं लिखी है। यस, पेज नंबर एक्सप्लेनेशन किस पे दिया गया, 95 पे दिया गया है, और वहाँ पर लिखा हुआ है कि वेरियस डिसिप्लिन के लगे हैं, जैसे कि फिजिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिसिस्ट एट्सेट्रा, राइट। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नाउ। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इवॉल्व अराउंड RNA। आपको बताने कौन सी प्रोसेस RNA के चारों तरफ इवॉल्व नहीं हुई है। टेक योर ओन टाइम, pause the video and guess the right answer. So the correct answer over here is C. C is the correct answer,
राइट। अब हमारे पास इनफ एविडेंस है कि हमारे पास में आरएनए हमारा क्या है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था अर्थ के ऊपर। आरएनए हमारा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है अर्थ के ऊपर, और इस आरएनए के चारों तरफ बहुत सारी प्रोसेस इवॉल्व हुई है। एंड फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन लेट्स गो ऑन टू द एनसीईआरटी पेज नंबर 88, और वहाँ पर लिखा हुआ है कि आरएनए आपके पास में फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, और काफ़ी सारी प्रोसेस जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन और स्प्लाइसिंग, ये वो प्रोसेस है जो कि आरएनए के चारों तरफ इवॉल्व करती है। ये जो रिपेयर वाली प्रोसेस होती है, ये जो रिपेयर वाली प्रोसेस होती है, ये डीएनए ने अपने चारों तरफ इवॉल्व करी है। ये किसने अपने चारों तरफ इवॉल्व करी है? डीएनए ने अपने चारों तरफ इवॉल्व करी, क्योंकि डीएनए आपके पास में कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, और अगर किसी एक स्ट्रैंड में गड़बड़ हो जाती है तो दूसरी स्ट्रैंड का इस्तेमाल करके हम उस स्ट्रैंड को भी क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं स्ट्रैंड को भी, राइट। सो दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। बाय व्हाट टाइम द क्वेस्ट टू डिटरमाइन mechanism for genetic inheritance has reached the molecular level? Take your own time, pause the video as I already said, and guess the right answer. So the correct answer over here is D, in 1926. And for its explanation let's go to the NCERT page number 84 पे, और वहाँ लिखा हुआ है कि by the year 1926, तो जो इच्छा है डिटरमाइन करने की जेनेटिक मटेरियल की, वो कहाँ तक पहुँच चुका है, वो मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुँच चुका है। और फिर इसके जस्ट बाद ही 1928 में आपके पास एक्सपेरिमेंट आया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ का, और फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो सारी कहानी कहाँ से शुरू होती है? सारी कहानी फ्रेडरिक ग्रिफिथ से शुरू होती है, उनके ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट्स दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए plays structural and catalytic role during the translation process। आपको इनमें से ढूंढना है कि वो कौन सा आरएनए है जो कि कैटालिटिक रोल करता है, मतलब एंजाइम की तरह काम करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस में, और स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करता है, वो ट्रांसलेशन प्रोसेस को एक स्ट्रक्चर भी देता है। सो गेस द राइट आंसर। सो द करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज ए, आरआरएनए। अब इसके एक्सप्लेनेशन के लिए लेट्स गो ऑन टू द एनसीईआरटी पेज नंबर 93, और वहाँ पर लिखा हुआ है कि all 3 RNAs are needed to synthesize protein in a cell। yes, हमें तीनों टाइप के RNA चाहिए होते हैं। हमें rRNA चाहिए होता है, हमें tRNA चाहिए होता है, और हमें मैसेंजर RNA चाहिए होता है। इसमें से जो कोड लेकर आता है, जो जेनेटिक कोड लेकर आता है, वो कौन लेकर आता है? मैसेंजर RNA लेकर आता है। अमीनो एसिड्स को कौन लेकर आता है? ट्रांसफर RNA लेकर आता है। और एंजाइम की तरह कौन काम करता है? एंजाइम की तरह काम करता है हमारा राइबोसोमल RNA। सो यू कैन रीड ओवर हियर इज कि मैसेंजर RNA क्या प्रोवाइड करता है? टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। tRNA अमीनो एसिड्स को लेकर आता है और रीड करता है जेनेटिक कोड को, और rRNA क्या करता है? rRNA स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करता है। आई होप यू रिमेंबर दैट कि rRNA कौन सा rRNA? इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो 28S rRNA होता है, और प्रोकैरियोट के केस में कौन? 23S rRNA होता है। ये दोनों एंजाइम की तरह काम करते हैं। ये दोनों किसकी तरह काम करते हैं? एंजाइम की तरह काम करते हैं। एंड सच एंजाइम्स जो कि RNA के बने होते हैं, आप ऐसे एंजाइम्स को क्या बोलते हो? ऐसे एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं राइबोजाइम बोलते हैं, राइट। एंड यू कैन सी ओवर हियर इज कि ये मैंने बना रखा है आपके लिए, क्या ये हमने बना रखा है यहाँ पर? यस, ये हमने बना रखा है मैसेंजर RNA, जो कि जिसके ऊपर आपके पास में क्या लिखे हुए हैं? जिसके ऊपर कोडॉन्स लिखे हुए हैं। और ये रहा ट्रांसफर RNA जो कि क्या लेकर आ रहा है? यहाँ से अमीनो एसिड्स को लेकर आ रहा है। और ये रहा हमारे पास में राइबोसोमल RNA, और ये जो राइबोसोमल RNA है ये एंजाइम की तरह भी काम करता है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द 8th क्वेश्चन ओवर हियर इज, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन the order and sequence of amino acid in a polypeptide is defined by the। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान जिस सीक्वेंस में अमीनो एसिड जुड़ेंगे, लाइक सबसे पहले ये वाला अमीनो एसिड जुड़ेगा, फिर ये जुड़ेगा, फिर ये जुड़ेगा, ये कौन डिफाइन करता है? टेक योर टाइम एंड गेस द राइट आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज बी, द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द मैसेंजर RNA। अब जो सीक्वेंस होगा बेसिस का मैसेंजर RNA पर, जो सीक्वेंस होगा बेसिस का मैसेंजर RNA पर, वही आपके पास में
अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे मैसेंजर आरएनए के ऊपर सबसे लेट्स से सबसे पहला कोडॉन है आपके पास में AUG, उसके बाद एक और कोडॉन है UU। तो AUG किसके लिए कोड करता है? मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। तो यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड आ जाएगा? मिथ्योनिन। और UU किसके लिए कोड करता है? फिनाइल एलिनिन के लिए कोड करता है। तो इसके बाद में कौन सा अमीनो एसिड आएगा? फिनाइल एलिनिन आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज B। एंड फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन यू कैन सी ओवर हेयर इज कि यहाँ पर आपके पास में क्या है? ये DNA है और फिर आपके पास में क्या है? RNA है। और RNA के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। और उन कोडॉन को देखकर ही जिस सीक्वेंस में कोडॉन है उसी सीक्वेंस पे आपके वहाँ पर प्रोटीन में क्या जुड़ जाते हैं? आपके पास डिफरेंट अमीनो एसिड आकर यहाँ पर जुड़ जाते हैं। एंड वन मोर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू ओवर हियर इज कि पेज नंबर 99 पे क्या लिखा हुआ है कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो एक करके ऐड होते हैं, आर एडेड वन बाय वन, और उनको ट्रांसलेट किया जाता है किसमें? प्रोटीन में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द सीक्वेंस आर डिक्टेटेड बाय द DNA एंड रिप्रेजेंटेड बाय द RNA। वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, राइट। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं, ये जो पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं, इनको एक्चुअल डिक्टेट करने वाला कौन है? इनको एक्चुअल डिक्टेट करने वाला DNA है। मगर इस प्रोसेस को, ट्रांसलेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? उसको रिप्रेजेंट कर रहा है RNA, बिकॉज इट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द DNA एंड द पॉलीपेप्टाइड। सो आई जस्ट होप यू विल रिमेंबर दैट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the question number 9 over here is the triplet codon hypothesis was given by. You have to choose the correct answer. And the correct answer over here is option number C, physicist. First of all, the name of the scientist was George Gamow. तो साइंटिस्ट का नाम क्या था? जॉर्ज गैमो था। एंड he was a physicist. He was a physicist. And for this explanation, let's go on to the page number NCERT 95 और वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जॉर्ज गैमो है वो एक फिजिसिस्ट हैं और इन्होंने हाइपोथेसाइज किया था दैट कोडॉन्स आर प्रेजेंट इन ट्रिपलेट्स। इन्होंने क्या हाइपोथेसिस किया था? कोडॉन्स आर ट्रिपलेट। एंड आई जस्ट होप यू विल रिमेंबर दैट कि इस हाइपोथेसिस को प्रूव किया था 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने, हरगोबिंद खुराना, मार्शल निरेनबर्ग एंड सेवेरो ओकाओ। इन तीनों ने इस हाइपोथेसिस को क्या किया था? इस हाइपोथेसिस को प्रूव किया था, विच वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट जॉर्ज गैमो, विच इज अ फिजिसिस्ट, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the 10th question over here is, in which of the following organism the transcription and translation process can be coupled? इनमें से, इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को कपल किया जा सकता है? Take your time and guess the right answer. So the correct answer over here is option number B, Haemophilus influenza. Let me explain it to you. अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, उनके अंदर दोनों प्रोसेस को, जैसे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को क्या किया जा सकता है? कपल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सेम कंपार्टमेंट में होते हैं। रिमेंबर दैट कि प्रोकैरियोट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता, वहाँ कोई डिफरेंट कंपार्टमेंट नहीं है, वहाँ पर बस एक ही कंपार्टमेंट है। अनलाइक यूकैरियोट्स, वहाँ पर एक ही कंपार्टमेंट है, दैट इज साइटोप्लाज्म। और अगर सारी की सारी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में चल रही है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, तो उसको ज़रूर कपल किया जा सकता है, राइट। लेट्स जस्ट सी कि बाकी ऑप्शंस क्या हैं। इसमें से ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, यू ऑलरेडी नो कि ये आपके पास में क्या है? ये एक बैक्टीरिया है आपके पास में, राइट। इसमें से हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी, इट्स अ फंजाई, इट्स अ पैरासिटिक फंजाई। अराबिडोप्सिस, इट्स अ प्लांट यूकैरियोट। एंड सिनोरबिडिटिस एलिगेंस, इट्स एन एस्केलमेंथिस। सिनोरबिडिटिस एलिगेंस क्या है आपके पास में? एक एस्केलमेंथिस है, एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है, एस्केलमेंथिस है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th. So the question number 11 says, very interesting questions, identify the correct statement regarding the transforming principle. आपको transforming principle से regarding correct statement को identify करना है. Just pause your screen and give it a try, right? So the correct answer over here is option number C. Let's just go through one by one each and every statement. During the course of Griffith experiment, the bacteria had changed in the metabolic form. No. बैक्टीरिया की कौन सी फॉर्म चेंज होती है? बैक्टीरिया की फिजिकल फॉर्म चेंज होती है और बैक्टीरिया R स्ट्रेन से किस में कन्वर्ट हो जाता है? S स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास में गलत है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्टेटमेंट. Transforming principle from heat killed S had enabled the R
to synthesize a smooth protein coat and become virulent. This statement is also wrong, क्योंकि जो कैप्सूल बनता है, जो कोट बनता है, वो प्रोटीन का नहीं बना होता, वो बना होता है शुगर का. दैट इज वो बना होता है किसका? वो बना होता है पॉलीसेकेराइड का. So the second statement is also incorrect. Third statement, the protein digesting enzyme and RNA digesting enzyme did not affect the transformation. Yes, this statement is correct. जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जैसे कि प्रोटीएज और आरएनएज, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन के साथ छेड़खानी नहीं करी थी. वो बस एक ही एंजाइम था जिसने ट्रांसफॉर्मेशन को रोक दिया था, और वो एंजाइम कौन था? वो एंजाइम था डीएनएज. इसने ट्रांसफॉर्मेशन को रोक दिया था क्योंकि इसने किसको डाइजेस्ट कर दिया था? इसने जेनेटिक मटेरियल डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया था. एंड the unequivocal proof that DNA is a genetic material come from the experiment every macularoid and McCarthy. No, this statement is incorrect. और ये unequivocal proof किसके एक्सपेरिमेंट से आया था? ये ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट से आया था. और ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट किसका है? वो है हर्शे एंड चेज का. हर्शे एंड चेज. So I just hope 11th question is clear to you. Let's move on to the 12th question. Okay. A student is asked to draw the chemical structure of an adenine and thymine containing dinucleotide derived from the DNA. Which of the following is a potential error made by a student? एक स्टूडेंट ने एक डाइन्यूक्लियोटाइड बनाया जिसके अंदर एडेनाइन और थाइमीन है, और ये आपके पास में डाइन्यूक्लियोटाइड बनाया है, एंड आपसे पूछा है कि उसने क्या क्या इसके अंदर मिस्टेक्स करी हैं. टेक योर टाइम, एंड दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन. यू हैव टू आंसर दैट. नाउ द करेक्ट आंसर इज डी. उसने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं इसको बनाने में. लेट्स सी उसने क्या क्या मिस्टेक करी है. सबसे पहले उसने मिस्टेक यहाँ पर ये करी है कि उसने उसको बनाना था डीएनए, तो उसको शुगर कौन सी लेनी चाहिए थी? उसको शुगर लेनी चाहिए थी डीऑक्सीराइबोस. ये वाली जो शुगर है आपके पास में, ये एक डीऑक्सीराइबोस है, राइट. मगर ये वाली जो शुगर है, ये वाली शुगर डीऑक्सीराइबोस नहीं है. ये वाली शुगर इसने यहाँ पर येलो कलर वाली, इसने यहाँ पर कौन सी शुगर ली है? राइबोस शुगर लिया है. बिकॉज यू आर एबल टू सी कि यहाँ पर OH है, राइट. सेकेंड एस पोजिशन पे क्या है? OH है. सो इसने पहला पोटेंशियल एरर ये किया है. दूसरा, इसके अंदर 2,4-डाईऑक्सोपिरिमिडीन प्रेजेंट है. यस, स्टूडेंट को बोला गया था कि आपको इसके अंदर क्या डालना है? आपको इसके अंदर थाइमीन डालना है, मगर स्टूडेंट ने इसके अंदर किसको डाल दिया है? इसने इसके अंदर यूरेसिल को डाल दिया है. यूरेसिल क्या होता है? 2,4-डाईऑक्सोपिरिमिडीन. एंड हियर यू आर एबल टू सी कि ये रहा यूरेसिल. उसको थाइमीन डालना चाहिए था, और थाइमीन डालने के लिए उसको 5th वाली पोजीशन पे यहाँ पर क्या डाल देना है? उसको CH3 डाल देना है 5th वाली पोजीशन पे, राइट. एंड द सी ऑप्शन यू आर एबल टू सी कि यहाँ पर 3-5- फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज गलत है. यस, यहाँ पर 3-5- फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जो कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनती है, वो गलत है यहाँ पर. तो द करेक्ट आंसर इज डी. यहाँ पे सारी की सारी स्टेटमेंट गलत है. द 13th क्वेश्चन, यू हैव टू स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. लेट्स सी. एंड द करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी. लेट्स सी कि यहाँ पर क्या है. अब हमने यहाँ पर ये जो X है, ये है आपके पास में नॉर्मल प्रोटीन, और ये है हमारे पास में क्या? दिस इज नॉर्मल प्रोटीन. और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमने डीएनए कैसा लिया है? डीएनए हमने लिया है रेडियो एक्टिव. और अगर हमने डीएनए को रेडियो एक्टिव लिया है तो डीएनए कहाँ पर आएगा आपके पास में? नीचे आएगा. वो आएगा पैलेट में, और सुपर न्यूट्रिएंट के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी, राइट. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसके अंदर? कि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि प्रूव करता है दैट डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल. और डीएनए कहाँ से कहाँ पे पास ऑन हो जाता है? वो वायरस से लेकर बैक्टीरिया के अंदर पास ऑन हो जाता है. लेट्स सी इसके एक्सप्लेनेशन क्या है. इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हमें हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ेगा, जो कि अनइक्विवोकल प्रूफ था दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, राइट. अब फर्स्ट वाले केस में, इन केस 1, दिस इज केस 1, इसके अंदर मैंने क्या लिया है? इसके अंदर हमने लिया है डीएनए को हमने रेडियो लेबल किया है, और प्रोटीन वायरस का नॉर्मल है केस 1 में. तो होगा क्या? अब अगर आपने डीएनए को रेडियो एक्टिव किया है और डीएनए किसके अंदर चला जाता था? बैक्टीरिया के अंदर चला जाता था, और सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम पर पैलेट में बैक्टीरिया नीचे आता था, तो यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी कहाँ पर दिखाई देगी? यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी दिखाई देगी पैलेट के अंदर, और सुपरनेटिन के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई देगी. और ये एक्सपेरिमेंट केस 1 आपको क्या प्रूव करेगा? दैट डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल. केस 2 में हमने डीएनए को नॉर्मल लिया है, वायरस के डीएनए को नॉर्मल लिया है, और उसके प्रोटीन को क्या कर दिया? रेडियो एक्टिव कर दिया है. अब प्रोटीन तो जाता ही नहीं है बैक्टीरिया के अंदर, तो होगा क्या? पैलेट में
पैलेट में आपको रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई देगी. नो रेडियो एक्टिविटी इज सीन इन द पैलेट. तो रेडियो एक्टिविटी दिखाई कहाँ देगी? रेडियो एक्टिविटी दिखाई देगी सुपरनेटेड में. और ये सेकेंड वाला केस आपको क्या प्रूव करता है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है. राइट. So this is the question number 13 for you. Let's move on to the question number 14. Yes, very interesting questions. Like, what does the question say? If RNA were the universal genetic material, अगर DNA को छोड़कर RNA होता universal genetic material, तो ये कैसे affect करता Avery मैक्लोइड और मैकार्टिक एक्सपेरिमेंट को? Just take your time, pause the video, and this is a very nice question. You must have to attend it, right? So the correct option over here is C is the correct option. Let's go through each and every option one by one, right? With the help of explanation. अगर RNA हमारा genetic material होता तो क्या फ़र्क पड़ता? I have taken 3 different test tube और Eppendorf for you. 3 different test tube, और हर टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले रखा है? RNA प्रोटीन और DNA, RNA प्रोटीन और DNA, और ऊपर से हमने एंजाइम डाल रखा है जो कि रिस्पेक्टिव बायोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट कर देगा. फर्स्ट वाले सिनेरियो में हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाला है? हमने डीएनएस डाला है. तो वो टेस्ट ट्यूब में किसको डिस्ट्रॉय कर देगा? वो डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा. और टेस्ट ट्यूब के अंदर अभी भी क्या है? आरएनए है. एंड रिमेंबर, हमने आरएनए को जेनेटिक मटेरियल माना है, और अगर आरएनए यहाँ पर है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा. सेकेंड वाले सिनेरियो में हमने प्रोटीएज एंजाइम डाला है जो कि किसको डिस्ट्रॉय कर देगा? वो डिस्ट्रॉय कर देगा टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोटीन को. मगर अभी भी यहाँ पर आरएनए है, और अगर आरएनए यहाँ पर है तो यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा. बैक्टीरिया आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. मगर थर्ड वाले सिनेरियो में हमने कौन सा एंजाइम डाला है? हमने आरएनएज डाला है जो कि विदाउट एनी डाउट किसको डिस्ट्रॉय कर देगा? आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा. और हमने जेनेटिक मटेरियल भी आरएनए को माना था, और अगर आरएनए ही डिस्ट्रॉय हो चुका है तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा. सो आई जस्ट होप कि दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the last question of this particular video, and the question says, which of the following is not radioactive isotope used during the experiment of molecular biology? इनमें से वो कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है जो कि हमने मॉलिकुलर बायोलॉजी में एज एक्सपेरिमेंट को इस्तेमाल नहीं किया गया? सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज बी. ओके, अब हमने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन कहाँ पर इस्तेमाल किया था? हमने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन इस्तेमाल किया था किसके एक्सपेरिमेंट में? टेलर के एक्सपेरिमेंट में. एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए. अब ये कोई रेडियो आइसोटोप नहीं है, इट्स जस्ट हैवी नाइट्रोजन. ये क्या है हमारे पास में? ये हैवी नाइट्रोजन है जो कि यूज़ करी थी किसने? ये यूज़ करी थी आपके पास में मेसेल्सन एंड स्टॉहल ने फॉर इन ऑर्डर टू प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए. और नेक्स्ट दो, रेडियो एक्टिव सल्फर एंड रेडियो एक्टिव प्रोटीन, दीज आर यूज्ड बाय द साइंटिस्ट हर्शे एंड चेज. ये हर्शे और चेज ने यूज़ किया था इन ऑर्डर टू प्रूव द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, राइट? Now, I have a bonus question for you, and this is a very interesting question. You have to read it, you have to solve it, and you have to answer this particular question in the comment box below, right? So, best of luck for this particular question.